हेलो डियर स्टूडेंट, चलो आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं कुमार 2020 गुस्सेट पेपर सीरीज का पेपर नंबर 2। सही है। तो पहले आई होप कि आपने सबने एक बार ट्राई कर लिया होगा ये पेपर 2। अभी जो डाउट्स है वो वीडियो में सॉल्व कर लो। पढ़ो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। बाय रबिंग वूल एंड ग्लास रॉड व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज एक्वायर्ड बाय ग्लास रॉड। हमने थियोरी बेस्ड क्वेश्चन है। जब ग्लास रॉड को वूल के साथ रब करोगे तो वहां पे ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। टू Q1 and Q2 are like charges on identical spheres A and B respectively, but Q1 is not equal to Q2. Now if both are brought in contact and then separated, brought on to their initial position, then electric force between them will be। भाई समझो एक चीज, मान लो कि इस पे चार्ज था Q1, इस पे चार्ज था Q2। जब दोनों को सेपरेट कर दिया तो टोटल चार्ज बन गया Q1 प्लस Q2, और वापस उनको जब दोनों को कांटेक्ट करवाया और जब सेपरेट करोगे, यहां पे सेपरेट करोगे तो दोनों पे चार्ज हाफ हाफ डिवाइड होगा, हाफ डिवाइडेड होगा। और हमको पता है कि जब इनिशियल फोर्स जो लग रहा था तो वो F होगा, और नया फोर्स में F डस्ट बोल लेता हूं। तो याद रखो, जब टोटल चार्ज सेम ही है, टोटल चार्ज सेम है, पहले ये दोनों पे अलग अलग था, अभी सेम है, तो जब दोनों पे सेम चार्ज होगा तब फोर्स सबसे मैक्सिमम होगा। सही है। दो स्फीयर्स है, एक पॉजिटिव है, दोनों लाइक होने चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नहीं चलेगा। जो दोनों लाइक है, या दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो जब दोनों को कांटेक्ट करवाएंगे और फिर सेपरेट करेंगे और सेम पोजीशन पे रखोगे तो फोर्स मैक्सिमम लगेगा, है ना। तो यहां पे ग्रेटर देन बिफोर, आंसर क्या आएगा? ग्रेटर देन बिफोर। हाँ, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो फोर्स फिर डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टोटल नेट चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव, पहले क्या हो रहा था, एक पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्शन हो रहा था, लेकिन जब कांटेक्ट करवा के सेपरेट करोगे तो या तो दोनों पे पॉजिटिव होगा या तो दोनों पे नेगेटिव होगा, और वो कंडीशन में नेट चार्ज जो सिस्टम का है प्लस माइनस छोड़ दो तो फिर वो कम हो जाएगा। सही है, याद रखना। यहां पे ऐसा बोला होता कि अनलाइक चार्जेस, तो फिर आंसर अलग आता। For an electric dipole, angle between electric field on equator and the electric dipole moment। डायपोल की बात कर ले बच्चों, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, और ये कौन? उसकी एक्सिस जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होगी, मतलब डायपोल मोमेंट वो डायरेक्शन में होगी, और उसकी इक्वेटोरियल लाइन पे पूछा है, तो इक्वेटोरियल लाइन पे चलो यहां पे बोलते हैं, तो पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी पॉइंट है वहां से अवे, नेगेटिव का इनवर्ड होगा E माइनस, और ये दोनों का मिला के कहां पे आएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो डायपोल मोमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और ऑपोजिट है तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 180। फोर्थ, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। If the distance between the plate is d and the area of each plate is a, energy stored in the capacitor is। भाई हमने पढ़ा है कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी 1/2 CV²। चलो 1/2 C की जगह पे लिख सकते हैं एप्सिलॉन 0 A/d कैपेसिटेंस, और V की जगह पे लिख सकते हैं V = ED का स्क्वायर। जो निकलता है निकाल दो, 1/2 एप्सिलॉन 0 E² मैं पहले लिख लेता हूं, यहाँ पे A बचेगा और ये D² होगा तो वहां पे D हो जाएगा। कहां पर है ऐसा आंसर? तो आप लिख सकते हो A में। फिफ्थ, टू कैपेसिटर C1 and C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, then the equivalent capacitance is 10 माइक्रोफैराड। ओके, चलो बच्चों, हमको बोला है कि एक कैपेसिटर है C1, दूसरा है C2। जब हम उसको पैरेलल में कनेक्ट किया तो C1 प्लस C2 हमारे पास आ गया 10 माइक्रोफैराड। ओके, सही है। इफ बोथ द कैपेसिटर आर कनेक्टेड अक्रॉस 1 वोल्ट बैटरी, ओके, सेम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, then the energy of stored in C2 is 4 times of that in C1। जब हमने दोनों कैपेसिटर को टर्न बाय टर्न सेम वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया, C1 को भी और उसी तरह हमने C2 को भी सेम बैटरी के साथ हमने कनेक्ट किया, सेम बैटरी के साथ, तो फिर क्या हुआ बच्चों? तो इसमें जो एनर्जी आएगी, इसकी एनर्जी वो 1 की एनर्जी से 4 टाइम्स है। देखो यहां पे दिया है, then the energy stored in C2 is 4 times that in C1। तो एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, 1/2 C, मतलब यहाँ पे C2 लेंगे, वोल्टेज तो सेम है, यहाँ पे 4 × 1/2 C1 × V²। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं C2 = 4 C1। तो देखो C1 प्लस C2 हमारे पास है, ये रहा
C1 माइनस C1 फोर C2 इज इक्वल टू 4C1, तो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो C1 प्लस 4C1 इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे 5C1 आपको 10 मिलेगा, तो C1 आपको मिलेगा 2 माइक्रोफेराड, तो फिर C2 आपको 8 माइक्रोफेराड मिलेगा, जो वैल्यू रख दोगे यहाँ पे 2। तो अभी दोनों को हमने कैसे कनेक्ट किया, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। वह सीरीज कनेक्शन के लिए हमने फॉर्मूला क्या लिखा है, दोनों का प्रोडक्ट अपॉन दोनों का सम। तो एक आपके पास है 2, एक आपका पास है 8, तो 2 इंटू 8 अपन दोनों का सम 10, तो ये 1.6 माइक्रोफेराड आंसर आ ही जाएगा। सही है, सही है। 6, सुपरपोज, सपोज दैट द सेम सिस्टम ऑफ चार्ज इज नाउ, अरे यार ये टेक्स्ट बुक का डायरेक्ट उठाया हुआ है, लेकिन कहाँ पर, कोई डेटा बेटा तो है नहीं यहाँ पे। चलो मुझको डेटा याद है तो हम थोड़ा लिख लेते हैं। हमारे पास एक चार्ज है वो 7 माइक्रोकूलम का है, दूसरा चार्ज है वो हमारे पास -2 माइक्रोकूलम का है। ये जो फर्स्ट है उसका डिस्टेंस है शायद 0.15 था कि कितना था, 9 था शायद 9 था। टेक्स्ट बुक का 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल है बच्चों ये तो ये -900 सेंटीमीटर कुछ था, तो हम यहाँ पे 10⁻² कर लेंगे, और दूसरा जो था वो आपका 9 सेंटीमीटर था, तो उसको हम ये कर लेंगे। तो हम फर्स्ट डिस्टेंस हम बोल सकते हैं कितना, -9 इंटू 10⁻², क्योंकि ये पोटेंशियल की बात हो रही है, एनर्जी की बात हो रही है, तो हमको यहाँ पे साइन को मैटर नहीं करती, हाँ मतलब डिस्टेंस में नहीं करती, बाकी तो करेगी ही एनर्जी में। तो और टोटल डिस्टेंस हम करेंगे तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये हो गया 18 - 2। अभी सोचो बच्चों, आपने क्या किया है कि आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है, कोई यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म जो भी है, उसमें आपने रखी है एक डाइपोल, आपने यहाँ पे रखी है एक डाइपोल, यहाँ पे प्लस Q चार्ज, मतलब एक Q1 चार्ज, डाइपोल तो नहीं है, दो अलग अलग सेपरेट चार्जेस है। ओके, तो Q1 Q2 आपके पास है। मान लो कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है R, तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी पता है क्या होगी, मैं इसको पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होगी वो V1, तो वो होगी Q1 V1 प्लस इसको कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होगी जो यहाँ पे पोटेंशियल V2 है, तो यहाँ का एनर्जी होगा Q2 V2, और ये दोनों की म्यूचुअल होगी, और वो फॉर्मूला हमको पता है K Q1 Q2 अपॉन R। इतना हमको क्लियर होना चाहिए। लेकिन आपको यहाँ पे पोटेंशियल का तो फॉर्मूला नहीं दिया है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला दिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों, A/r², और पोटेंशियल चाहिए तो क्या करेंगे, नेगेटिव साइन जी, इंटीग्रेशन 0 to ∞ R भी करो चलेगा, हम डायरेक्ट कर लेते हैं E/dr। V का फॉर्मूला क्या था याद करो, V = -E.dr, तो मैंने यहाँ पे E की जगह पे ये रखा, तो V इसका आ जाएगा A/r। 1/r² का इंटीग्रेशन होता है -1/r, तो माइनस माइनस प्लस A/r, ये उसका पोटेंशियल आ गया। कोई r डिस्टेंस पे जिसका पोजीशन वेक्टर r है वहां पे पोटेंशियल क्या होगा, इतना। तो जब आपका Q1 चार्ज यहां पे होगा तो उसका होगा A/r1, ये Q2 यहां पे होगा A/r2 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R। Q1 कितना बच्चों, 7 माइक्रो, मतलब 10⁻⁻6 माइक्रो ही होगा। ए कितना है वो आपको दिया है 9 × 10⁵, और ये डिस्टेंस लेना है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव मन नहीं देखेंगे, इसको पॉजिटिव ही डिस्टेंस में लेंगे, तो यहाँ पे होगा 9 × 10⁻² प्लस Q2 आपका है -2 × 10⁻⁶। ये तो आपके पास है 9 × 10⁵, और उसका डिस्टेंस भी सेम ही है 9 × 10⁻²। और टोटल एनर्जी की बात करेंगे म्यूचुअल, तो वो होगा K 9 × 10⁹, एक है 7 × 10⁻⁶, दूसरा है -2 × 10⁻⁶, और 30 दोनों के बीच का डिस्टेंस 18 × 10⁻²। तो चलो ये दोनों निकल गए, ये ऊपर जाएगा तो 7 - 6 1, तो यहाँ पे 70 हो जाएगा। सिमिलरली ये -20 हो जाएगा, और ये होगा तो 9 2 और 2 2 चले गए, तो 11 - 12 -1, तो ये 0.7 आएगा। तो ये आप करोगे तो 49.3 जूल आंसर आ ही जाएगा, लेकिन पॉजिटिव में कहाँ पर है, ये बी, बराबर। चलो 7, द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन EMF 12 वोल्ट।
if the internal resistance of battery is this, what is the maximum current that can be drawn from the battery? When we connect the battery with external resistance R, the current produced is E upon small r plus capital R, where R is external resistance. लेकिन आपको मैक्सिमम करंट पुल करना है तो हमको R यहाँ पे 0 रख देना पड़ेगा. तो मैक्सिमम करंट क्या होगा? बैटरी के दो टर्मिनल डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे ए, तो आपका वोल्टेज है 12 वोल्ट और ये 0.4, तो यहाँ पे 30 एम्पियर आ जाएगा. ये ऊपर 120/4 तो 30. 30 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज पासिस थ्रू कंडक्टिंग वायर इन 10 मिनट. सो करंट, भाई करंट का फॉर्मूला क्या है बच्चों? Q/T. Q कितना? 30 कूलम. कितने टाइम में? 10 मिनट इंटू 60 सेकेंड. तो यहाँ पे कर सकते हो ये 0.5 और एक और 0 कटेगा, 0.05. 6. If the current flowing through the electric bulb is 3.2 ampere, electrons passing through per second. करंट का फॉर्मूला क्या है? I is equal to Q/T. लेकिन Q की जगह पे हम लिख सकते हैं NE/T. So the number of electrons are IT/E. करंट कितना है बच्चों? 3.2. कितने टाइम में? 1 सेकेंड में. E कितना? 1.6 इंटू 10 टू पावर -19. 2 इंटू 10 टू 19. तो यहां पे क्या हो गया? B. 10. A proton moves with velocity of 10I in electric field of 10 k volt per meter and magnetic field of 5J Tesla. Lorentz force acting on it. फिर लॉरेंट्स फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? Q इंटू E प्लस V क्रॉस B है. चलो प्रोटॉन बोला है तो प्रोटॉन का चार्ज क्या है? 1.6 इंटू 10 टू पावर -19. इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया है ये 10 के कैप वोल्ट पर मीटर प्लस स्पीड वेलोसिटी कितनी है? एक्स डायरेक्शन में 10 आई कैप क्रॉस बी आपको दिया है 5J कैप. चलो हो गया. तो ये 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 10 के प्लस 10 5 15 और I क्रॉस J, तो ये फिर से K हो जाएगा. तो 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 ये हो गया 60 के कैप. तो यहाँ पे 96 इंटू 10 टू पावर -19 के, मतलब 9. ओके, आपको यही आंसर दिया है. 11. मैग्नेटिक फील्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम एक्सट्रीमली लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर इज 10 टू पावर -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर. व्हाट इज द करंट पासिंग थ्रू द वायर? कोई भी वायर है उससे r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? हमने पढ़ा है B इज इक्वल टू μ0I/2πr. हमको करंट फाइंड करना है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2πRB/μ0. चलो 2π r कितना? 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1. देखो ये डिस्टेंस दिया है. मैग्नेटिक फील्ड 10 टू पावर -5 और μ0 4π इंटू 10 टू पावर -7. ये तो कट होके 2 हो जाएगा. ये ऊपर जाएगा तो 10 डिवाइडेड बाई 2 सब मिला के जुला के 5 एम्पियर आ जाएगा. 12. Two long and parallel straight wires A and B carrying current of 8 ampere and 5 ampere in the same direction are separated by a distance of 4 centimeter. Estimate the force on 10 centimeter section of wire A. यहाँ पे दो करंट है हमारे पास, एक 8 एम्पियर और दूसरा है हमारे पास 5 एम्पियर. दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? 4 सेंटीमीटर. तो 4 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर लिख सकते हैं. जो सेक्शन है वो कितना लेना है? 10 सेंटीमीटर, जिस पे फोर्स लगने वाला है तो 0.1 मीटर होगा. सो द फॉर्मूला इज इक्वल टू μ0I1I2L/2πd. मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल वायर carrying current I1 and I2 and separated by distance D is this. Okay, now μ0 is equal to 4π into 10 to power -7. This is 8, this is 5, and what is the length? Length is 0.1. 2π. D कौन है बच्चों? 4 into 10 to power -2. 4 पाई चले गए, 2 to 4, तो ये 20 और ये कट जाएगा तो 2 इंटू 10 टू पावर -5 टेस्ला. इतना फोर्स लगेगा. सही है. और कैसे लगेगा भाई? दोनों में वायर डायरेक्शन दी है, सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों को अट्रैक्शन, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा और परपेंडिकुलरली अट्रैक्शन होगा. तो 2 इंटू 10 टू पावर -5
attractive in nature, A is perpendicular to, अरे यार ये आंसर लिख लो, चलो अट्रैक्टिव होगा नेचर में, सही है। 13, a conductor carrying a current I is wound into circular coil if magnetic flux associated with his M, then the length of wire is, a conductor carrying a current I, अरे स्ट्रेट कंडक्टर बोलना चाहिए था, चलो स्ट्रेट कंडक्टर जिसकी लेंथ कितनी है L, उसको हमने एक कॉइल में कन्वर्ट कर दिया जिसकी रेडियस होगी R, तो बोल सकते हैं सिंपल कि इसका जो सर्कमफ्रेंस होगा 2 पाई आर वो L के बराबर होगा, तो R आपका हो गया L अपॉन 2 पाई। नाउ व्हाट, नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड इज फाई, सो फाई इज इक्वल टू हमने फॉर्मूला पढ़ा है, जो कॉइल है और उसके साथ B जितना मैग्नेटिक फ्लक्स हमने अप्लाई कर दिया है, तो A इंटू बी हो जाएगा। फ्लक्स आपको M दिया है, A कौन बच्चों, पाई आर स्क्वायर, और ये कौन हो गया B। ये थोड़ा लफड़ा है यहाँ पे, थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कंडक्टर कैरिंग का करंट I इज वाउंड इन अ सर्कुलर कॉइल। ओके चलो, तो मैग्नेटिक फील्ड भी रख देते हैं यहाँ पे। क्या बात यार, फ्लक्स बोला है कि मैग्नेटिक डायपोल होगी यार, ये थोड़ा लफड़ा लग रहा है मुझको यहाँ पे। एक काम करते हैं, इसका मान लो कि इसमें करंट I है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू 0 I अपॉन 2R, तो B को रिप्लेस भी कर लेते हैं, लेकिन करंट तो हमको लाना ही नहीं है यहाँ पे, तो B भी नहीं है, L भी नहीं है, ये कुछ लफड़ा है बच्चों। ये मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगी शायद, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगी, लेकिन B के फॉर्म में कैसे लाएंगे, M के फॉर्म में कैसे लाएंगे, ये डायपोल मोमेंट होगी। चलो एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा लफड़ाई है, क्या पेपर सेट बनाते हैं यार ये लोग। सो M इज इक्वल टू निया NIA, M इज इक्वल टू I की जगह पे हम, लेकिन M भी नहीं है हमारे पास, बोलो क्या करें, हमारे पास M भी नहीं है, I की जगह पे रख देंगे तो क्या, I E की जगह पे पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे I पाई तो पाई है, लेकिन R की जगह पे हम रखने वाले हैं L स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, तो पाई एक कैंसिल हो गया, तो L स्क्वायर आपका आएगा 4 पाई M। अरे यार यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर नहीं पूछा, यहाँ पे करंट पूछा है, यहाँ पे करंट होना चाहिए, करंट, तो करंट को सब्जेक्ट बना, नहीं यार I ही होना चाहिए, ओके I। देखो बच्चों यहाँ पे थोड़ा गलती है उनकी, यहाँ पे लेंथ फाइंड करनी है, लेकिन ऑप्शन एक भी नहीं है, ऑप्शन में पता है क्या होना चाहिए, यहाँ पे I होना चाहिए, I, तो फिर L फाइंड करेंगे तो √4 पाई M अपॉन I, सही है, कोई चेक भी नहीं करता, बोलो बच्चे कंफ्यूज हो गए ना, करेक्शन कर लेना, यहाँ पे I होना चाहिए, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होना चाहिए, मैग्नेटिक मोमेंट होनी चाहिए, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तभी आंसर आएगा, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलो नेक्स्ट 14, when one magnet is kept 0.8 Tesla magnetic field, magnetic force on each of its two pole is 0.08 Newton, the pole strength of each pole would be, हमने पढ़ा है कि जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स होता है F इज इक्वल टू QE, वैसे ही मैग्नेटिक फोर्स होता है QM इंटू मैग्नेटिक फील्ड। चलो फोर्स कितना दिया है 0.08, मैग्नेटिक चार्ज या तो उसको बोल देंगे पोल स्ट्रेंथ, इसको पोल स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, और B आपको दिया है 0.8, तो यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 0.1 एम्पियर मीटर, आंसर आ ही जाएगा 0.1 एम्पियर मीटर। 15, when 2 ampere current flows in AC generator, power consumed is 40 watt. When the terminal voltage is 200 volt, then EMF will be। हाँ बच्चों आपको यहाँ पे समझना है
P इज इक्वल टू हमने लिखा है VI, पावर हमको मिला 40, वोल्टेज हम फाइंड कर लेते हैं और I हमको मिलेगा 2 एम्पियर, तो V हमारे पास हो जाएगा 20 वोल्ट। देखो ये कौन है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको जो वोल्टेज मिलेगा, मतलब सर्किट में जो टोटल सप्लाई वोल्टेज है वो इतना मिलेगा, लेकिन टर्मिनल वोल्टेज आपको 200 वोल्ट मिल रहा है ना? क्यों? क्योंकि बैक ईएमएफ भी जनरेट हो रहा होगा, बैक ईएमएफ भी जनरेट हो रहा होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं टर्मिनल वोल्टेज मतलब टोटल वोल्टेज। तो यहां पर V, यहां पर क्या कर सकते हैं, V माइनस IR होगा ना। तो टोटल वोल्टेज, देखो एक सिंपल चीज, इतना वोल्ट पावर हमने वोल्टेज जनरेट हुआ 20 वोल्ट का, 20 वोल्ट का वोल्टेज जनरेट हुआ, लेकिन हमको टर्मिनल मिल रहा है 200 वोल्ट। उसका मतलब क्या हुआ कि ओरिजिनल जो जनरेटेड होगा वो 220 होगा। सही है? क्यों 220? क्योंकि कॉइल है जो बैक ईएमएफ जनरेट करेगी, तो 20 उसमें से खर्च हो जाएगा, तो 200 हमको नेट टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा। तो टोटल हमको मिलने वाला है 220 वोल्ट। 16. A horizontal metallic wire of 20 meter length kept perpendicular to horizontal component of Earth's magnetic field in east-west direction. Magnitude of horizontal component of field is this. Wire is falling freely with 5 meter per second. Magnitude of EMF, मोशनल EMF है E इज इक्वल टू BVL। B कितना है? 0.3 इंटू 10 टू पावर -4। देखो ये रहा। V कौन है बच्चों? 5, और लेंथ क्या है? 20। इसको कर लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100, और यहाँ पे करोगे तो 0.3 इंटू 10 टू पावर -2। तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू पावर -3 वोल्ट, 3 मिली वोल्ट आंसर लिख सकते हो। 17. A loop with single turn has area vector of this much. Okay, सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है। It is placed in a magnetic field of this much. फ्लक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था B डॉट A। चलो अभी मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ये रहा, ये रहा, ये रहा। तो उसको बोलेंगे 0.5, x कोऑर्डिनेट है तो y और z को हम 0 रख देंगे, डॉट प्रोडक्ट। एरिया वेक्टर क्या है? ये रहा 30, 16, 25, लेकिन पीछे यूनिट देख लेना, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसको मीटर स्क्वायर में मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे होती है? x कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट मतलब 0.5 इंटू 30 प्लस 0 और मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -4। तो ये आपका हो जाएगा 15 इंटू 10 टू पावर -4। कहाँ पर है? इतने वेबर वाला आपका आंसर आएगा। 18. In general, the core of transformer is made up of ferromagnetic material with high magnetic permeability, और जो होगा सॉफ्ट आयन का। सही है? When a voltage measuring device is connected to AC mains, the meter shows the steady input voltage of 220 volt. This means that भाई देखो AC में तो वोल्टेज टाइम के साथ चेंज होता रहता है, फिर भी हम जब वोल्टमीटर कनेक्ट करेंगे तो एक स्टेडी वैल्यू बताता है। तो वो वैल्यू कौन सी होती है? वो वैल्यू होती है VRMS, बिकॉज इट मेजर्स एवरेज ऑफ V स्क्वायर, और फिर उसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे। सही है? तो कहां पर ऐसा मीटर रीड्स नॉट V बट V स्क्वायर एंड कैलिब्रेटेड टू दिस मच वैल्यू। 20. 44 millihenry inductor is connected to 220 volt and 50 hertz AC supply. Determine the RMS value of current in the circuit. IRMS is equal to VRMS upon Z. सही है? चलो VRMS, Z को हम क्या बोल सकते हैं? ओमेगा L, क्योंकि सर्किट में सिर्फ इंडक्टर है, R और C तो है नहीं, जो कुछ बोला नहीं है, मतलब ये आपकी RMS वैल्यू ही है 220। ओमेगा की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 पाई, और फ्रीक्वेंसी है 50 है, और L हमको दिया है 44 मिली हेनरी, मतलब 10 टू पावर -3। चलो इसको ठीक करें, इसको ऊपर भेज देते हैं। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर ही देता हूं, अभी डिवाइड करते जाएंगे। डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 50 डिवाइडेड बाय 44, क्या आया? 15.9। अरे बच्चों एकदम इजी है, ये तो टेक्स्ट बुक का है। चलो 21. इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विथ अ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज इज दिस, देखो ये दिया है, E आपको दिया है मिली वोल्ट पर मीटर में दिया है। तो एनर्जी डेंसिटी हमने पढ़ा है, रेडिएशन की एनर्जी डेंसिटी होती है ε0
E/RMS², या तो बी के फॉर्म में भी लिख सकते हो, लेकिन हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो हम ये फॉर्म में लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट। ये जो है आरएमएस वैल्यू है, लेकिन यहां से तो हमको मिलने वाली है मैक्सिमम वैल्यू 10 × 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। क्यों ये लिखा, यहां पे मिली है, तो इसको मैक्सिमम में कन्वर्ट करेंगे तो E0/√2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 ε0 E0²। चलो वैल्यू पुट करेंगे 1/2, ये हो गया 8.85 × 10⁻12, और ये हो गया 10⁻2 का स्क्वायर। 4 पॉइंट वाला जो आंसर आएगा ये डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा। सही है। 22 स्नेक्स आई इज रिस्पॉन्सिव टू विच वेज, याद रखना इंफ्रारेड भी देख सकता है वो। सही है। 23 एन ऑब्जर्वर स्टैंड्स ऑन अ बैंक ऑफ लेक फाइंड्स फिश एट द डेप्थ 12 सेंटीमीटर इन वाटर, फाइंड्स एट व्हाट हाइट इज द इमेज ऑफ फिश फाउंड रेस्ट। ओके, आपको एक्चुअल डेप्थ दी है कितनी, 12 सेंटीमीटर। आप देख कहां पे रहे हो, कहां से देख रहे हो, एयर में से। कहां पे देख रहे हो, वाटर में देख रहे हो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, या तो 4/3 भी ले सकते हो, चलेगा, इसको 4/3 बोल दो। और आपको उसकी वर्चुअल डेप्थ फाइंड नहीं करनी है, आपको शिफ्टिंग फाइंड करना है। तो हम यहां पे क्या करेंगे कि भाई जो यहां पर फिश यहां पर थी, है ना, यहां से उसने देखा तो फिश यहां पर थी, जो उसकी ओरिजिनल हाइट होगी, डेप्थ होगी, लेकिन उसका इमेज यहां पे दिखेगा, तो हमको HI फाइंड करनी पड़ेगी, और शिफ्टिंग के लिए HO में से HI माइनस कर लेंगे। तो यहां पर बच्चों हमने पढ़ा है HI/HO इज इक्वल टू N air/N water। HI, HO कितना, HO कितना 12, Na 1, NW 4/3, तो यहाँ पे करेंगे तो HI इज इक्वल टू 12 × 3/4, ये हो गया 9 सेंटीमीटर। तो हमको शिफ्टिंग पूछा है, तो डेल्टा H इज इक्वल टू 12 - 9, 3 सेंटीमीटर। कहाँ पर ऐसा आंसर आपको मिलेगा, सी में। 24 द इमेज ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब फिक्स्ड ऑन द वॉल ऑफ अ रूम इज टू बी obtained on opposite wall 3 meter away by means of a large convex lens. What is the maximum possible focal length of lens required for this purpose? देखो, एक बड़ा सा रूम है, उसमें एक जगह पे एक बल्ब जला हुआ है, उसको हमको फोकस करना है यहाँ पे, मतलब इमेज यहाँ पे बननी चाहिए, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो हमको लेंस को कहाँ पे बीच में सेट करना है। तो भाई लेंस की ऐसी बहुत सारी पोजीशन बन सकती है कि जहाँ पे हम इसको रखें ताकि हमको ये हमारा जो पर्पस है वो फुलफिल हो, लेकिन हमको मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम के लिए याद रखना चाहिए ये डिस्टेंस 2f होना चाहिए और ये डिस्टेंस भी 2f होना चाहिए। मान लो इसको, तो d इज इक्वल टू हम लिखेंगे 4f, तो मैक्सिमम फोकल लेंथ इज इक्वल टू d/4। d कितना है, 3, दोनों के ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस 3 है, तो ये हो जाएगा 0.75 मीटर। कहाँ पर है ऐसा, ये रहा। इतनी फोकल लेंथ वाला, मैक्सिमम फोकल लेंथ वाला लेंस हमको लेना पड़ेगा। फॉर विच लाइट फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज मैक्सिमम, याद रखो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है, n2 - n1/n1, 1/r1 - 1/r2। बाहर का मीडियम मैंने एयर ले लिया है, तो हम बोल सकते कि f इज प्रोपोर्शनल टू n-1, लेकिन बच्चों हमको पता है कि n प्रोपोर्शनल टू 1/λ, तो प्रोपोर्शनल टू 1/λ, तो फोकल लेंथ प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा होगी। तो जितनी वेवलेंथ ज्यादा होगी, फोकल लेंथ उतनी ज्यादा होगी, तो रेड लाइट की फोकल लेंथ सबसे ज्यादा होगी। 26 इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट path length of two waves are respectively 100 centimeter and 100.0008 centimeter. If the wavelength of light is 4000 angstrom, then which type of interference is this? देखो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और दोनों जाके यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन इसने डिस्टेंस कवर किया था 100 सेंटीमीटर और इसने किया है 100.00008 सेंटीमीटर। इट मीन्स पाथ डिफरेंस जो आपका आएगा वो आएगा 0.0008 सेंटीमीटर। समझो आप, ये रे ने 100 किया, इसने इतना कवर किया, तो दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस क्या होगा, तो इसमें से ये माइनस कर लेंगे, इतना पाथ डिफरेंस होगा। तो इसको हम 6 से लिखे तो इसको लिख सकते हैं 8 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं 8 × 10⁻⁷ मीटर, इसको लिख सकते हैं 8
1000 एंगस्ट्रॉम, इतना फेस डिफरेंस है। और हमने वेवलेंथ कौन सी यूज की है, वेवलेंथ हमने कौन सी यूज किया, 4000 एंगस्ट्रॉम। तो चलो हमारे लिए दो फॉर्मूला है, एक कंस्ट्रक्टिव का चलो देख लेते हैं कंस्ट्रक्टिव का। तो कंस्ट्रक्टिव का क्या होता है भाई, पाथ डिफरेंस n लैम्बडा होना चाहिए, n हमको इंटीजर मिलना चाहिए, n क्या मिलना चाहिए, इंटीजर। चलो तो डेल्टा r कौन है बच्चों, 8000 n, और ये है 4000, तो n हमको मिल गया 2। ओके, तो इंटीजर मिला, उसका मतलब वहां पे बन रहा है सेकंड ऑर्डर का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सेकंड ऑर्डर का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सही है। मान लो कि ये डिस्टेंस होता 100.0000014 होता, चलो मैं ऐसा मान लेता हूं, ये डिस्टेंस क्या होता 14, तो बच्चों ये पता है क्या होता, ये डिफरेंस क्या होता, 14000 एंगस्ट्रॉम आ जाता। और जब आप यहां पे 14000 रखते तो आपको इंटीजर नहीं मिलता, जो ना मिलता तो आपको फिर उसको किसके लिए करना होगा, डिस्ट्रक्टिव के लिए। सपोज मैं यहां पे शो कर देता हूं कि चलो 14000 है और वो n लैम्बडा करोगे तो आपको 3.5 मिलेगा, यहां पे 14000 लिखोगे तो n क्या मिलेगा, 3.5। तो कंस्ट्रक्टिव तो नहीं बनेगा क्योंकि इंटीजर नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, किसकी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन यूज करनी पड़ेगी। तो यहां पे 14000 2n माइनस 1, यहां पे 4000 डिवाइडेड बाई 2, तो 14000 2n माइनस 1, और ये हो गया 7000, तो यहां पे 2n माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा, अरे ये 2 है, 2 है, तो यहां पे 7, तो 2n इज इक्वल टू 8, तो n आपको 4 मिलेगा। सही है, याद रहना चाहिए, लेकिन वो केस में फिर डिस्ट्रक्टिव बनता। अभी ये 8 है तो ये 8000 होगा, तो ये याद रखो। 27, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेज इज दिस। एम्पलीट्यूड का रेशियो E1 अपॉन E2 आपको दिया है 5:2। रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, स्टेशनरी इंटरफेरेंस ऑफ दिस वे। तो बच्चों यहां पे समझो, जहां पे कंस्ट्रक्टिव बनेगा वहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी बनेगी, जहां पे डिस्ट्रक्टिव बनेगा वहां पे मिनिमम बनेगी। और हमको पता है कि जो इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगा, जब दोनों एम्पलीट्यूड का एडिशन होगा, और मिनिमम कब मिलेगा, जब दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। लेकिन ये दोनों का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो हम एक काम करेंगे, चलो इसी को मैं E1 को 5 बोल देता हूं और E2 को 2 बोल देता हूं। तो यहां पे 5 + 2 और नीचे 5 - 2 का स्क्वायर कर लोगे तो भी ये 7/3 का स्क्वायर, मतलब 49.9 आ ही जाएगा। सही है। 28, इन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन व्हेन लैम्बडा इज इक्वल टू d, देन व्हाट हैपेंस। चलो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा था, ये स्क्रीन है, यहां से रेज आएंगे, उनका क्या होगा, डिफ्रैक्शन होगा, मतलब यहां पे अलग अलग बनेगा। ये सेंट्रल मैक्सिमम मान लेते हैं, और यहां पे बनने वाला है आपका फर्स्ट मिनिमा। यहां पे मैं एक काम करता हूं कि ये कंडीशन में आपका फर्स्ट मिनिमा कहां पे बनेगा, जब तक सेंटर से फर्स्ट मिनिमा नहीं आएगा तब तक आपको कौन मिलने वाला है, सेंट्रल मैक्सिमम। तो मैं यहां पे फाइंड कर लेता हूं कि फर्स्ट मिनिमा कहां मिलेगा। तो फर्स्ट मिनिमा के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे, मिनिमा का फॉर्मूला क्या था, m लैम्बडा d। तो फर्स्ट मिनिमा के लिए m इज इक्वल टू 1 लेंगे और लैम्बडा इज इक्वल टू d लेंगे। तो देखो ये 1 हो गया, ये दोनों सेम है तो निकल गए, तो साइन थीटा कौन आया, 1, तो थीटा आपको मिला 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट मिनिमा जो है वो आपको मिलने वाली है 90 डिग्री पे। मतलब पूरी स्क्रीन पे कौन होगा, पूरी स्क्रीन पे सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमम ही होगा। तो आपको इंटेंसिटी हाई लो नहीं दिखेगी, है ना। तो आपको एक ही फ्रिंज दिखेगी, कौन सी, सेंट्रल मैक्सिमम। तो फिर आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखेगी नहीं, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न गेट्स डिसअपियर्ड। बताओ बराबर बच्चों। 29, in two different arrangement of Young's experiment, the ratio of wavelength of light is λ1 upon λ2 is equal to 1:2. Ratio of distance between two successive fringes, by successive fringes के बीच का distance है 2:1. So the ratio of distance between slit and screen, चलो और कुछ नहीं दिया है, ओके। दो सक्सेसिव के बीच का डिस्टेंस क्या था, लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। डी हमको दोनों केस में सेम लेना है। सही, नहीं ऐसा ही बोला ना।
ओके, ऐसा ही मान लेते हैं, और तो कुछ दिया नहीं है तो ओके। तो यहाँ पे ले लेंगे x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू λ1 अपॉन λ2, और यहाँ पे लिखेंगे d1 अपॉन d2। x1 अपॉन x2 आपको 2:1 दिया है, और ये आपको 1:2 दिया है, इंटू यहाँ पे d1 अपॉन d2। तो d1 अपॉन d2 को सब्जेक्ट बना दोगे तो वो हो गया 4:1। कहाँ पर है ऐसा, ये रहा 4:1। 30 वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम एंड कॉपर इज 2.3 और ये 4.6 कर लेना रिस्पेक्टिवली। रेशियो ऑफ द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू hc अपॉन λ0, सो phi 0 इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन λ0। so the threshold wavelength of sodium to threshold wavelength of copper, तो यहां पे उल्टा हो जाएगा, वर्क फंक्शन ऑफ कॉपर एंड वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम, ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो जो पहले वाला है उसको पहले लिखना है, तो सोडियम की वेवलेंथ अपॉन कॉपर की, तो ये हो जाएगा। चलो कॉपर की वेवलेंथ क्या है, वर्क फंक्शन 4.6 और ये 2.3, तो यहां पे आ गया 2:1। 31 A particle is moving 3 times as fast as an electron, एक पार्टिकल है, पार्टिकल उसकी स्पीड इलेक्ट्रॉन से 3 टाइम्स है। The ratio of the de Broglie wavelength of particles to that of electron is this। भाई रेशियो किसका, de Broglie wavelength of particle to de Broglie wavelength of electron is given 1.813 into 10 to power minus 4 मीटर। कैलकुलेट द पार्टिकल मास, भाई पार्टिकल का मास फाइंड करना है एंड आइडेंटिफाई द पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन का मास हमको पता है, चलो लैम्बडा को हम जानते हैं h अपॉन mv, ये तो दोनों में सेम ही होगा, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि लैम्बडा पार्टिकल अपॉन लैम्बडा इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, यहां पे उल्टा हो जाएगा MEVE अपॉन MPVP। चलो जो है वो लिख लेते हैं, ये आपको दिया है 1.813 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31। पार्टिकल का मास आपको चाहिए VE अपॉन VP, यहां पे करोगे VP इज इक्वल टू 3VE, पार्टिकल के स्पीड इलेक्ट्रॉन से 3 टाइम्स है, तो VP की जगह पे हम 3VE लिख देंगे, तो यहां पे 1/3 हो जाएगा। MP को सब्जेक्ट बनाना है, तो ये हो गया 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 अपॉन 3 इंटू 1.813 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। तो इसको थोड़ा 9.1 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 1.813 क्या आया, ये 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 kg है ना, 1673 आ रहा है भाई, चलेगा। तो यहाँ पे प्रोटॉन आपको सेट होगा, प्रोटॉन का मास इतना होता है ना। 32 As the quantum number increases, difference of energy between two consecutive energy level, चलो हाइड्रोजन को ही पकड़ के चलते हैं, ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, यहाँ पर उसकी एनर्जी होती है 13.6 eV, यहाँ पे होती है -3.4 eV, यहाँ पे होती है -1.51 eV। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट और सेकंड के बीच का डिफरेंस होता है 10.2 eV, सेकंड और थर्ड के बीच का डिस्टेंस होता है 1.89 eV, फिर आगे जाओगे तो 0.66 eV मिलेगा, सही है। तो देखो जैसे जैसे आगे जाओगे दो सक्सेसिव ऑर्बिट्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है। पहले फर्स्ट और सेकंड के बीच का एनर्जी डिफरेंस 10.2 था, फिर 1.89 हुआ, फिर 0.66 हुआ, सही है। अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम, द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब रेडियस बोला है तो R इज प्रोपोर्शनल टू n²/z। अरे बच्चों ये तो क्या है, कुछ नहीं है। 34 An electron revolving in a stationary orbit, Bohr's first postulate क्या था, in stationary orbit electron does not emit radiate energy, यहाँ पर does not emit energy। 35 In the binding energy per nucleon of 3 lithium-7 and 2He4 nuclei are this much, 5.6 and 7.06 respectively, then in reaction proton plus, देखो यहां पे बोला है प्रोटॉन प्लस 3 लिथियम 7, वो बन रहा है 2 इंटू 2He4। तो आपको एनर्जी चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। चलो मैं एनर्जी यहां पे लिख लेता हूं। भाई प्रोटॉन तो अकेला है बेचारा, तो उसको कोई बाइंडिंग एनर्जी होगी नहीं, उसको कोई रोकने वाला होगा ही नहीं। ओके, अभी लिथियम की बात करेंगे तो उसकी पर न्यूक्लियन एनर्जी कितनी है, 5.6।
पर न्यूक्लियन, लेकिन ऐसे न्यूक्लियॉन्स कितने हैं 7, और बाइंडिंग है इसलिए मैं नेगेटिव लेता हूं। हम दोनों साइड एनर्जी कंपेयर करेंगे तो यहां पर न्यूक्लियन एनर्जी है 5.6 और ऐसे 7 न्यूक्लियॉन्स है तो ये माइनस में आएगा, इज इक्वल टू हीलियम की पर न्यूक्लियन कितनी है 7.06, ऐसे न्यूक्लियन कितने हैं 4, लेकिन ऐसे 2 न्यूक्लियाई है तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी इतनी हो गई, और प्लस इसको ई करेंगे तो ये हो गया -35 और 4.2 मतलब 4.2 39.2 इज इक्वल टू -8 7 56 और 48 प्लस ई, तो ई आपका हो जाएगा 56.48 माइनस 39.2, तो ये आ जाएगा क्या 28 और यहाँ पे 17.28, कहाँ पर है आंसर 17.28। 36 इफ E1 and E2 are the binding energy per nuclear of parent atom and the daughter nuclei respectively, लेकिन किसके लिए? ओके चलो हम समझते हैं, यहां पे हम ग्राफ से उसको समझाने में बेटर समझेंगे। चलो ये आपका ग्राफ था किसका, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अपॉन ए। यहां पे हमने देखा था कि जो ए इंटरमीडिएट है उनकी बाइंडिंग एनर्जी काफी ज्यादा होती है पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी। तो कोई हैवी न्यूक्लियाई टूट के 2 न्यूक्लियाई बन गए तो ऑब्वियसली इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उससे तो ज्यादा ही होगी, तो E2 ग्रेटर देन E1 सही है। हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेंड इलेक्ट्रॉन एट इंफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम n इज इक्वल टू 3 इन He+ एटम। भाई He+ बोला है जिसका Z होता है 2 और n हमको लेना है 3। हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट पे जितनी बाइंडिंग एनर्जी पजेस करता है, जो उसको बाहर फेंक देना थ्रो कर देना, तो उतनी ही एनर्जी उसको प्लस में देनी पड़ेगी। तो मुझको पहले तो जो ऑर्बिट है उसमें उसकी बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी पड़ेगी, और उसका फॉर्मूला मेरे पास है -13.6 eV इंटू Z²/n²। ये हाइड्रोजेनिक एटम्स के लिए है। -13.6 eV, Z आपका 2 का स्क्वायर और n आपका 3 का स्क्वायर, -13.6 eV इंटू 4/9 क्या होगा बच्चों 4, यहां पे कल 13 4 52 54 6 के अराउंड कुछ आएगा, 6 के अराउंड आएगा। कैलकुलेटर से कर लेना, मैंने सोच लिया है। 38 अ ब्रेकडाउन वोल्टेज द रिवर्स करंट पीएन जंक्शन कैन बी रैंक्ड इन मिली एम्पियर। भाई हम क्या करेंगे समझो, जब आप रिवर्स बायस लगाते हो तो एक्सटर्नल वोल्टेज और डेप्लेशन का जो बैरियर है वो एक ही डायरेक्शन में आएगा, तो एन साइड का इलेक्ट्रॉन कभी भी पी साइड पे पहुंचने वाला नहीं है। फिर भी जैसे जैसे आप अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज करते जाओगे जंक्शन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग बनता जाएगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग बनेगा तो बहुत सारे बॉन्ड टूटेंगे और उससे जो इलेक्ट्रॉन होल्स की पेयर जनरेट होगी वो अपने मेजॉरिटी रीजन की तरफ जाने का ट्राई करेगी, और उसके कारण आपको सडनली करंट में थोड़ा राइज मिलेगा। तो यहां पे क्या आएगा, बाय इंक्रीजिंग वोल्टेज एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज द रिवर्स करंट पीएन जंक्शन कैन बी रैंक्ड मिली एम्पियर। तो क्या कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग ब्रेकडाउन वोल्टेज। भाई दोनों ऑप्शन भी आ सकता है, ये ऑप्शन भी आ सकता है। सही में तो यही रहेगा, आप इंप्योरिटी इंक्रीज डिक्रीज करोगे लेकिन वोल्टेज इंक्रीज नहीं करोगे ब्रेकडाउन से आगे, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 39 डेप्रेशन रीजन बिहेव्स लाइक। भाई डेप्रेशन रीजन में क्या होता है, ये N होता है, ये P होता है, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस होता है, यहाँ पे नेगेटिव आयन होता है डेप्रेशन रीजन में। तो मान लो कि ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट, मतलब इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किसके बराबर होगी, कैपेसिटर जैसी ही हो जाएगी। 40 in germanium which substance is added to doping to get p टाइप सेमीकंडक्टर। भाई p टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हमको +3 ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करनी पड़ेगी, और ट्राइवेलेंट कौन है, एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम, बोरॉन एटसेट्रा। कौन दिख रहा है, आर्सेनिक नहीं, ये तो पेंटावेलेंट है, एंटीमनी पेंटावेलेंट, फास्फोरस पेंटावेलेंट, तो ट्राइवेलेंट एल्यूमिनियम दिख रहा है, तो हमको भी ऐड करना पड़ेगा। सही है, तो 40 MCQ हमने कंप्लीट किए, पेपर नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में पेपर नंबर 3 लेके आएंगे, लेकिन तब तक आपको मेहनत करते रहना है, फॉर्मूला को रिवाइज करते रहो बच्चों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पेपर 3 के साथ।